नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य उमंग पर। इस वीडियो में हम महाभोज उपन्यास को पूरा करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने महाभोज उपन्यास को पढ़ाया है। वो वीडियो अधूरी रह गई थी, तो उसी का दूसरा भाग महाभोज का हम आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो उस दिन हमने हीरा के बयान पे छोड़ा था। सक्सेना एसपी हीरा के बयान ले रहे थे और हीरा ने बताया कि विशेषर जो उसका बेटा था वो बहुत ही स्वभाव में बहुत सहनशील और मज़दूरों की मदद करने वाला था। वो तो साहब का तो सक्सेना उससे पूछते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं कि आपके बेटे की उम्र क्या थी और वो क्या काम करता था, किससे उसका झगड़ा था, वो जेल क्यों गया था। तो हीरा सारे जवाब देता है कि हमें नहीं पता, वैसे तो जेल किस कारण से उसे जेल हुई थी, एक दिन पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे और आप ही 4 साल बाद उसे छोड़ दिया गया जब नई सरकार सत्ता में आई। हम तो इस नई सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, ऐसा हीरा कहता है सक्सेना एसपी से अपने बयान में। तो वो पूछते हैं कि किसी के साथ अब जो उसकी मृत्यु हुई है तो आपको क्या शक है कि जैसा कि सामने आ रहा है छानबीन से और मशाल अखबार में भी आया है कि हीरा विशेषर ने आत्महत्या की है, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि आत्महत्या की है। तो एकदम से चौंक कर कहता है उसका पिता हीरा, विशेषर का पिता हीरा कहता है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। हम का बताई सरकार पर अपन मौत नहीं मरा हमार बिसु, जरूर कोई मरवाइस है हमरा बचवा का। तो हीरा ये जवाब देता है सक्सेना को। तो सक्सेना पूछते हैं कि किसी पर शक है तुम्हें। थानेदार की गर्दन थोड़ी और आगे निकल आई। बोलो, डरो नहीं, किसी पर शक है तो नाम बताओ। सक्सेना साहब पूछ रहे हैं। हम का बताई सरकार पर सारा गांव एक क्षण के लिए फिर रुका। हीरा, बोलो बोलो बताओ, हिम्मत बंधाई सक्सेना ने। सारा गांव जोरावर सिंह का नाम ले ही रहा है सरकार। तो हीरा कहता है कि हमें तो नहीं पता, आत्महत्या तो मेरे बेटे ने बिल्कुल नहीं की है, विशेषर ने जरूर उसकी हत्या की गई है और हम गांव वाले जोरावर सिंह का नाम ले रहे हैं, जो गांव का दबंग है उसका नाम ले रहे हैं। तो ये सब बयान होते हैं। फिर उनके बयान लेने के बाद सक्सेना कहते हैं, फाइल से सिर उठाकर सक्सेना ने कहा, पेज नंबर 87 पर है हम। सक्सेना ने कहा, अच्छा बाबा अब तुम जाओ। फिर जैसे उसे सांत्वना देते हुए बोले, देखो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, खूब अच्छी तरह छानबीन करेंगे, बस थोड़ा धीरज रखो। ये शब्द हीरा से सक्सेना एसपी साहब ने कहे। अब सक्सेना साहब कहेंगे कि ठीक है, अब किसका बयान होना है। तो थानेदार बताएगा कि बिंदा के बयान होने हैं, पर बिंदेसर जो रुकमा के पति है और विशेषर का दोस्त है बिंदा, तो बिंदा आज आया नहीं है बयान देने के लिए। थानेदार एसपी को बताएंगे कि बिंदा तो आज आया नहीं है बयान देने के लिए। तो एसपी सक्सेना कह रहे हैं, ठीक है कल ही देखेंगे। बिंदा के खतरनाक पने से तनिक भी विचलित हुए बिना सक्सेना ने कहा, जैसा कि थानेदार ने बताया था एसपी साहब को कि बिंदा बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है और बहुत ही गर्म स्वभाव का है, किसी से भी उसे डर नहीं लगता है। पर सक्सेना को इस बात पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और कहा, चलो कल लेंगे बिंदा का बयान। कल जब से सरोहा से लौटे हैं सक्सेना, एक अजीब सी ऊहा-पोह में पा रहे हैं अपने को। डीआईजी ने बुलाकर जब यह काम सौंपा था तो थोड़ा आश्चर्य हुआ था सक्सेना को। वैसे किसी गांव में जाकर बयान लेना कोई इतना महत्वपूर्ण काम नहीं है, साधारणतः एसपी जाते भी नहीं ऐसी वारदातों के लिए, गांव का थानेदार ही निपट लेता है। पर इस समय सरोहा साधारण गांव नहीं है, इसलिए वह काम भी बहुत महत्वपूर्ण हो उठा है। इतना महत्वपूर्ण कि गृह मंत्री दास साहब ने खुद बुलाकर हिदायत दी। जो ये दास साहब हैं ये मुख्यमंत्री तो हैं ही, बल्कि इन्होंने गृह मंत्री का पद भी अपने पास ही रखा हुआ है। और दास साहब ने खुद बुलाकर एसपी सक्सेना को कहा कि ठीक से छानबीन
करना है एसपी साहब। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चुनाव का समय है और श्रीमती मन्नू भंडारी जो लेखिका हैं उन्होंने एक राजनीतिक उपन्यास के रूप में इस उपन्यास महाभोज को लिखा है और इस राजनीतिक वातावरण का पूरा विवरण उन्होंने सजीव तरीके से इस उपन्यास में दिया है। वही बता रहे हैं कि चुनाव के कारण ही सक्सेना एसपी को इस मुद्दे के लिए गांव में जाना पड़ रहा है, वरना तो थानेदार ही आम दिनों में ऐसी बातें निपटा लेते हैं। अभी अभी नौकरी की सारी सुख सुविधा को चुनौती देते आईजी के तबादले की खबर ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी। यूँ सबको ही अपनी अपनी नौकरी अधर में लटकी हुई दिखने लगी। आजकल पर मौका मिलते ही एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाने की जी तोड़ कोशिश करने में कोई पीछे नहीं रहता। तो ये भी टेंशन है। अब वहाँ से लौट तो आए हैं सक्सेना साहब, अब सोच रहे हैं कि जो हीरा के संवेदना है वो भी उनके हृदय में है। और दास साहब जो गृह मंत्री भी हैं उन्होंने खुद बुलाकर जो संकेत मतलब समझ तो जाते ही हैं प्रशासनिक व्यक्ति कि ये क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की शनाख्त कराना चाहते हैं, तहकीकात कराना चाहते हैं मंत्री जी के लहजे से, तो ये समझ चुके हैं एसपी सक्सेना। अब डीआईजी ने सक्सेना को बुलाया है और सक्सेना साहब जाके डीआईजी साहब को रिपोर्ट दे रहे हैं कि करीब करीब ये हुआ है वो हुआ, जो अपनी रिपोर्ट है मगर जो गांव से बयान लेके आए हैं। पेज नंबर 90 पर आदेश और उसका संशोधन दोनों का मतलब समझते हैं सक्सेना। अब सक्सेना को डीआईजी ने क्या कहा है? बहुत गौर से सारे केस को देख चुका हूँ मैं। डीआईजी कह रहे हैं कि मैं तो सक्सेना ने तो जो बताया डीआईजी कह रहे हैं कि बहुत गौर से सारे केस को देख चुका हूँ मैं और रिपोर्ट भी करीब करीब तैयार ही है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। डीआईजी कह रहे हैं इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। आप यह रिपोर्ट देख लीजिए, कोई छोटा मोटा चेंज करना है तो कर दीजिए, वैसे खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बयान सबके लीजिए और पूरे लीजिए। गांव वालों को पूरी तरह तसल्ली हो जानी चाहिए कि कोई बात अनकही नहीं रही है। डीआईजी ने पहले ही साफ कर दिया कि मैंने देख लिया है तो सुसाइड ही, मतलब सुसाइड ही डिक्लेयर करना है लास्ट में तुम्हें। तो सारा उत्साह बुझ गया था सक्सेना का, मतलब कि मुझे तो सिर्फ खाना पूर्ति करने ही जाना है गांव में, और मैं क्यों वो ले रहा हूँ सबके बयान, जब रिपोर्ट तो आत्महत्या की ही बना के देनी है। एक प्रशासनिक एसपी पुलिस अधिकारी पर राजनीति का प्रेशर दिखाया गया है कि कितना दबाव है, मतलब अपना मन से नहीं कर सकते, इतनी मुश्किल से जिस ओहदे पर वो एसपी साहब पहुँचे हैं, अब भी क्या है वो अपना काम पूरे मन से नहीं कर सकते। चारों तरफ से प्रेशर रहता ही है राजनीतिक व्यक्तित्वों का। हमेशा अगर मगर में फंसा उसका मन सामने आए अवसरों को इसी तरह ठुकराता आया है। पर ये सब सक्सेना के मन की बातें हैं कि उनके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है। अब डीआईजी साहब का फ़ोन आ रहा है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू सक्सेना, कल से तुम्हारे काम का तुम्हारे व्यवहार का, एक बार फिर फ़ोन करके बता रहे हैं उनको, तुम्हारे व्यवहार का बड़ा अच्छा रिएक्शन हुआ है गाँव वालों पर, लोग बहुत खुश हैं। फिर एक क्षण ठहर कर आवाज़ को थोड़ा धीमा करके कहा, और दा साहब भी गो अहेड, मतलब दा साहब भी खुश हैं, ऐसे ही काम करना अपना, क्योंकि अभी तो उन्होंने कोई स्पष्ट रिपोर्ट तो बनाई नहीं है, अभी बिंदा के भी बयान लेने बाकी हैं। ठीक है, ऐसे ही गांव वालों के बयान लो खाना पूर्ति करने के लिए। रास्ते में बिंदा की, अब आज दूसरे दिन जा रहे हैं सक्सेना साहब वहीं सरोहा बयान लेने के लिए। रास्ते में वे बिंदा की बात ही सोचते रहे, वह आज भी नहीं आया होगा तो, मतलब वो सक्सेना सोच रहे हैं कि बिंदा पता नहीं आज आया होगा या नहीं, जा तो रहा हूँ मैं। तो आज वो पहुँच गए हैं और उनको पता चलता है, थानेदार कहते हैं कि बिंदा आया तो है आज। तो कहते हैं सक्सेना ने कहा आप सब लोग बाहर बैठेंगे, बिंदा का बयान मैं अकेले ले लूँगा। थानेदार ने कहा वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, मैं आपके साथ रहता हूँ। तो नहीं, उन्होंने कहा कि आप सब बाहर बैठो, बिंदा का बयान मैं अकेले ही लूँगा। चौकीदार के साथ बिंदा आया, साथ में 22-24 साल की एक औरत थी। दुआ सलाम कुछ नहीं, पत्थर की तरह सख्त चेहरा लिए दरवाजे पर खड़ा है बिंदा।
सक्सेना कुछ क्षण के लिए एकटक देखते रहे बिंदा को। सांवला चेहरा, तीखे नाक, नक्श और गठी हुई देह। चेहरे पर न किसी तरह का भय न क्रोध, सिर्फ एक अनासक्ति। सक्सेना से नज़र मिलते ही धड़क से थूक दिया बिंदा ने तो चौकीदार ने हड़काया। क्या करता है साहब के सामने, क्यों थूकना मना है? बिंदा ने कहा, क्यों थूकना मना है? चौकीदार कुछ और कहता या करता उससे पहले ही सक्सेना साहब ने उसे रोक दिया और बोला, इसे अंदर आने दो। जब वो ठीक है आने दो इसे भी। फिर उसकी जो वाइफ है ना रुकमा, वो कहती है मैं भी साथ ही जाऊंगी। तो सक्सेना साहब कहते हैं कि चलो ठीक है इसे भी आने दो, रुकमा को भी साथ ही। जो ये 22-24 साल की जो बताई है औरत, ये उसकी पत्नी ही है बिंदेश्वरी। जो पूछते हैं बिंदा ही नाम है तुम्हारा सक्सेना साहब? तो बिंदा जवाब देता है, बिंदेश्वरी प्रसाद। आवाज़ में कड़क और एक एक अक्षर पर जोर। पता नहीं क्यों सक्सेना को बिंदा का यह लहजा अच्छा लगा, अपने लिए चुनौती सा। मतलब सक्सेना वैसे इतना एसपी साहब हैं, उनके सामने बिंदा ऐसे धड़ाक से बोल रहा है, पर अंदर ही अंदर सक्सेना साहब को भी अच्छा लग रहा है कि गांव में कोई तो व्यक्ति है जो बगैर झिझक कर मेरे सामने बोल पा रहा है, मतलब जिसमें डर नहीं है। अंदर से उन्हें अच्छा लग रहा है। अब बिंदा के बयान होंगे। कल तुम्हारा बयान था, तुम क्यों नहीं आए? बिंदा कुछ कहता उससे पहले ही रुकमा बोली, शरीर ठीक नहीं था, ताप चढ़ा था, कैसे आते? बिंदा कहता है, मत झूठ बोलो, डर पड़ा है किसी का? झपट दिया बिंदा ने। फिर सीधे सक्सेना की ओर देखकर कहा, हाँ नहीं आया, क्या होगा बयान लेकर? क्या रखा है इस नाटकबाजी में? निकलेगा तो वही जो दा साहब कह गए हैं। फिर आज क्यों आए? सक्सेना ने कहा। थोड़ा सा व्यंग घुल गया सक्सेना की आवाज़ में, तो एकदम भड़क उठा बिंदा। आज भी नहीं आता, अगर काका ने सौगंध न दिलवाई होती। मतलब हीरा काका ने उसे सौगंध देकर भेजा है कि तुम जाओ। अब ये बहुत तू तड़ाक करके एसपी साहब से बात करता है बिंदा, और एसपी साहब इससे पूरी छानबीन करते हैं विशेषर की मौत की। तो कहता है, सक्सेना कहते, जानते हो कि सरकारी बुलावे पर न आना जुर्म है। जुर्म? एक लपट सी कौंधी बिंदा की आंखों में। जुर्म की पहचान रह गई है आप लोगों को? बड़े बड़े जुर्म आप लोगों को जुर्म नहीं लगते। जिंदा आदमियों को जला दो, मार दो, यह सब जुर्म नहीं है न आपके? जुर्म नहीं है ना आपकी नज़रों में? आंखों के डोरे सुर्ख हो और कनपटियों की नसें फड़कने लगी थी बिंदा की। रुकमा ने उसके आवेश पर अंकुश लगाने के लिए कसकर उसकी बाह पकड़ ली। भय से उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा, पर सक्सेना के चेहरे पर फिर भी कोई विकार नहीं आया। है इसलिए तो यहाँ बैठकर तहकीकात कर रहा हूँ। सक्सेना ने कहा, मुझे तुम्हारी चिंता है, जुर्म की वो है पहचान है, तो मैं इसलिए तो यहाँ तहकीकात करने के लिए आया हूँ। अब वो मुद्दे की बात पे आते हैं। सक्सेना साहब कहते हैं, बिसु तुम्हारा दोस्त था ना? खास दोस्त? नहीं, दुश्मन था। बिंदा कहता है, दुश्मन? और नहीं तो क्या। जो आदमी बीच में ही दगा दे जाए उसे आप दोस्त कहेंगे क्या? यह वाक्य कहते कहते चेहरे का तनाव और आक्रोश जाने कहाँ घुल गया और एक अजीब सी मायूसी पुत गई बिंदा के चेहरे पर। तो मतलब उसको अपने दोस्त के जाने का गम उसके चेहरे पर दिखने लगा। ओहो, एक नामालूम सी मुस्कान फैल गई सक्सेना के चेहरे पर। तुम चाहते हो कि बिसु की मौत का असली कारण पता लगे? सक्सेना पूछते हैं। फिर बिंदा जवाब दे रहा है, मेरे चाहने से क्या होता है? जोरावर की रखेल इस थानेदार के ने रिपोर्ट तैयार करके दे ही दी है। मतलब वो कहता है कि ये जो जोरावर का चमचा है बना फिरता है थानेदार, इसने रिपोर्ट दे दी है, वही होगी। मेरे चाहने से क्या होता है? क्या मेरे चाहने से न्याय मिलेगा मेरे दोस्त विशेषर को? भरी सभा में दा साहब भी कह गए हैं बिशु ने आत्महत्या की है। मतलब वो दिखाता है कि मैं क्या कर लूँगा, पर मैं अंत तक लड़ूंगा। और फिर ये सब जवाब देते देते फिर एक क्षण रुका बिंदा। सक्सेना एकटक उसका चेहरा देखते रहे, और बिंदा उसी रो में कहता रहा, और जिंदा है वे अब जी नहीं सकते अपने देश, इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत, जैसे बिसु को मार दिया गया।
कोई 2 मिनट खामोश रहने के बाद स्वर को बिल्कुल बदल कर और आंखों को बिंदा के चेहरे पर गड़ा कर सक्सेना ने पूछा, जिस रात बिशु की मौत हुई उस दिन दोपहर, पेज नंबर 95 से 96 पर आते हैं हम, को वह तुम्हारे घर आया था? हाँ। तुम्हें मालूम है कि उसके बाद कहाँ गया था? तो बिंदा जवाब दे रहा है, हाँ, वह अपने घर गया था और मैं शहर। शहर तुम किस लिए गए थे? बीज और खाद खरीदना था। मंडी में कुछ वसूली भी करनी थी। खाना उसने तुम्हारे साथ खाया था? हाँ, दिन का खाना वह अक्सर मेरे साथ ही खाता था। बदले में वह घंटे 2 घंटे मेरे खेत पर काम भी कर दिया करता था। मेरे मना करने पर भी नहीं मानता था। तो ये सब जवाब दिया उन्होंने। तो कह रहे हैं, तुमसे कैसी बातें करता था वो? सक्सेना ने पूछा कि बिंदा, तुम्हारा दोस्त विशेषर तुमसे कैसी बातें करता था? तो कहता है कि दिल्ली चलने के लिए कहता था। जब मैं उससे आगजनी के घटना के प्रमाण वो मुझसे दिल्ली चलने के लिए कहता था। जब से उसने आगजनी के घटना के प्रमाण जुटाए वह पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ था दिल्ली चलने के लिए। तो जो हरिजन टोला में आगजनी हुई थी जिसमें 9 लोग जिंदा जलकर राख हो गए थे, उसके प्रमाण जुटाए थे विशेषण ने। और वो बिंदा से इसी बारे में कहता था कि दिल्ली चलो, दिल्ली जाके केंद्र सरकार से तो हमें न्याय मिलेगा, यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली चलने के लिए मैं यही कहता था कि अब कुछ नहीं होने का। जब सरकार ही सारी बात को दाब ढक रही है तो तेरे मेरे भाग दौड़ करने से क्या होगा? जैसा यहाँ की सरकार वैसी दिल्ली की सरकार। हमने तो सबको देख लिया साहब, एक वह शराबी सरकार थी, एक यह पेशाबी सरकार, ससुरे सब एक से। बिंदा सक्सेना फिर वो सक्सेना अंकुश लगाता है कि बिंदा थोड़ा संभल के बोलो। फिर बिंदा ने एक गहरी सांस ली और बोलता है, वह तो सो गया साहब, पर अपनी सारी बेचैनी मुझे दे गया। अब मैं जब तक असली मुजरिम को पकड़वाने की उसकी आखिरी इच्छा को पूरी नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। अब थोड़ा उसका स्वर भीग गया था, मतलब स्वर में अपने दोस्त की मौत का गम दिखने लगा था। उस दिन शाम को 8 बजे पूतन की दुकान पर चाय पी थी बिशु ने। उस दिन के बारे में फिर सक्सेना साहब पूछने लगे कि उसकी मौत वाले दिन के बारे में बताओ। तो उसने कहा कि उस दिन उसने शाम को 8 बजे पूतन की दुकान पर चाय पी थी बिशु ने। कोई 2 लोग उसके साथ थे। पूतन कहता है उसने उन आदमियों को कभी गाँव में नहीं देखा कि थानेदार ने बयान तक नहीं लिया है पूतन का। तो वो इतने में ही रुकमा उसको रोकने का प्रयास करती है कि आप चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो उसके बारे में। पर नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगी कुछ भी साहेब, हम पर रहम करो। रुकमा कहती है कि बस मैं नहीं बोलने दूंगी। अब थानेदार हिम्मत करके भीतर घुस आता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें होने लगती हैं तो थोड़ा अंदर आता है। थानेदार भी आता है अंदर। रुकमा के आंसुओं ने जैसे बिंदा के सारे तैश और आवेश को धो दिया। बहुत ही कातर स्वर में बोला, ऐसा आतंक आपने कहीं देखा नहीं होगा साहेब। लोगों के घर जमीन और गाय बैल की रहन नहीं रखे हुए हैं जोरावर और सरपंच के यहाँ। उनकी आवाज़ और जुबान तक बंधक रखी हुई है, कोई चू तक नहीं करता है। उसकी आवाज़ में फिर आक्रोश घुलने लगा। फिर वो थानेदार जो अंदर आ जाता है, सक्सेना साहब कहते नहीं नहीं तुम बाहर बैठो, मैं ले रहा हूँ ना बयान, कोई बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो जिन लोगों के बयान होने थे उस सूची में पूतन का नाम कहीं नहीं था। उन्होंने वह नाम जोड़ा, कुछ और बातें नोट की और फिर कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। बिंदा और रुकमा चले गए, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़, उनका चेहरा, उनके तेवर जैसे वे अपने आसपास ही महसूस कर रहे हैं सक्सेना साहब। अब बिंदा और रुकमा तो अपना बयान देके चले गए हैं और पूतन का नाम सक्सेना साहब ने अब गवाही वाले लोगों में जोड़ा है। नंबर 99 पे हैं हम। और अब सक्सेना साहब सीधे ऑफिस जाने की बजाय अपने घर चले जाते हैं और उनकी बातें, हीरा की, बिंदा की, रुकमा की बातें ही
सक्सेना साहब के दिमाग में घूमती रहती हैं। और अब वो जा रहे हैं ना अपने घर को, रास्ते में ही तभी बिंदा का चेहरा फिर उनकी आंखों में उभर आया और एकाएक ही बरसों पुराना दिनेश उनके सामने आ खड़ा हुआ। सचमुच दिनेश से कितना मिलता है उसका चेहरा, और इतनी देर से बिंदा नहीं, बिंदा की बातें नहीं, वरन अतीत की असंख्य परतों में दबे नीचे दबा हुआ दिनेश ही उन्हें परेशान कर रहा था शायद। सक्सेना का एक दोस्त था दिनेश। 1942 के जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये दोनों साथ में थे। तो उसके दिनेश का चेहरा बिंदा के चेहरे में एसपी सक्सेना साहब को दिखाई देता है। तो दिनेश के साथ क्या हुआ था वो भी इसमें बताया है कि क्या हुआ था। 42 के दिन आंखों के आगे उभर आए। 1942 के दिन क्या उमंग, क्या जोश था उन दिनों में। हड़तालें, जुलूस और नारों के बीच ही दिन गुजरते थे, और रात को नींद में भी भुजाएं फड़कती रहती थी और मुठ्ठियां हवा में उछल जाती थी। एक बार वे और दिनेश सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लगाने का संकल्प लेकर निकले थे। दूसरी मंजिल तक भी पहुंच गए थे। अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनकर वे भाग गए, बिना इस बात की परवाह किए कि पीछे दिनेश अकेला रह गया है। तो सेक्रेटेरिएट पर झंडा लहराने गए थे 1942 के दिनों में, और इनका दोस्त था सक्सेना का दिनेश, और वो पीछे रह गया और सक्सेना साहब गोली की आवाज़ सुनकर भाग लिए। पुलिस का डर था या प्राणों का मोह, जिसने सोचने ही नहीं दिया कि दोनों साथ निकले हैं, साथ कदम बढ़ाया है तो अंत तक साथ ही रहना है। दिनेश पकड़ा गया था और इतनी पिटाई हुई थी उसकी कि सारी पसलियां चकनाचूर हो गई थी। 1 सप्ताह तक अस्पताल में रहकर वह मर गया था। तो इस बात का दुख आज तक सक्सेना के मन में है कि मुझे दिनेश को अकेला नहीं छोड़ना था। यही द्वंद्व आज भी बिंदा के चेहरे को देखकर फिर से जागृत हो गया सक्सेना एसपी के मन में। तो वो जब घर को लौट रहे हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे वही सब चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही है, और घर आने के बाद भी यही कश्मकश है। अब क्या है, काफ़ी देर तक यही सोचने के बाद उन्होंने भीतर ही भीतर निर्णय कर लिया है। निर्णय नहीं, संकल्प किया कि जो भी हो, जैसा भी हो, वे इस मामले की तह तक जाएंगे और इस वारदात का रेशा रेशा उधेड़ कर रख देंगे। मन को कठोर कर रहे हैं सक्सेना साहब कि चाहे मेरा तबादला कितने ही अलग जगह पर हो जाए, मेरा तबादला हो जाए या मेरा प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाए, पर मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ देंगे अंत तक। ये सक्सेना के मन में चल रहा है घर पे आने के बाद। अब लेखिका ने दा साहब के घर का विवरण दिया है इधर कि दा साहब, आज इतवार है पर दा साहब के दैनिक कार्यक्रम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दा साहब पौ फटने के साथ ही अपने लॉन में आ गए हैं और हरी दूब पर टहल रहे हैं और पांडे का इंतज़ार कर रहे हैं कि पांडे आए, जो कि पांडे उनका असिस्टेंट है और उनको सभी राजनीतिक खबरें देता है। तो दा साहब आज काफ़ी देर हो गई है और पांडे अभी तक आया नहीं है। देर उन्होंने इंतज़ार किया पर पांडे नहीं आया, तो वो नहाने चले गए और जैसे ही नहा के आए तो उन्होंने पाया कि पांडे उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बता रहे हैं पांडे दा साहब को, अगले सप्ताह होने वाली सुकुल जी की रैली बहुत ज़ोरदार होने जा रही है। समझ लीजिए 75-80 हज़ार आदमी इकट्ठा हो जाएंगे। पांडे बता रहा है सुकुल बाबू जो विपक्षी उम्मीदवार है ना सरोहा सीट से, सुकुल बाबू, उनकी ज़ोरदार रैली सरोहा में होने वाली है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप कहें तो 2 दिन के लिए बसों और ट्रकों की आने पर पाबंदी लगा दी जाए। पांडे जी कह रहे हैं कि ये जो रैली है बहुत ही ज़ोरदार होने वाली है और दा साहब अगर आप ऐसा आदेश दें तो हम बसों और ट्रकों पर रोक लगा दें, जिससे कि व्यक्ति ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। पर दा साहब ने पांडे को ये बात मना कर दी है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर पांडे दोबारा कह रहा है कि सोच लीजिए चुनाव के करीब इतनी बड़ी रैली होने का मतलब क्या होता है, असर तो पड़ता ही है हवा का रुख बदलने में। फिर भी पांडे की बात को इग्नोर करते हुए दा साहब कहते नहीं, कोई रोक टोक परिवहन के साधनों पर
नहीं लगानी है। दिखेगा 1 लाख आदमी ही जुटेगा उस दिन। पांडे कह रहा है कि 1 लाख तक भी जुट सकते हैं उस दिन। तो दास साहब कहते हैं अच्छा 2 समय क्यों जुटेगा। पांडे बता रहा है 2 समय का खाना और 5 रुपया प्रति व्यक्ति तय हुआ है। बच्चों के लिए भी 2-2 रुपये दिए जाएंगे। अब लेखिका यही बता रही है कि रैलियों में क्या होता है, गरीब व्यक्तियों को 5 रुपये उनका तय किया गया, मतलब पैसे दे के लोग रैली में बुलाए जाते हैं। ये बात बता रही है इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका। और मजदूर आदमी का क्या है, मौज कर ली पूरे कुनबे ने, बच्चों के पैसे और खाना मुफ्त। पांडे बता रहा है मैं मौजूदा संकट की बात कर रहा। साहब फिर भी कहते हैं राजनीतिक स्वर और आदमी के वोट की कीमत को 5 रुपये पर उतार दिया जाए। बड़ी सोचनीय स्थिति है यह, पर क्या किया जा सकता है। दास साहब ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर बीच में ही काटते हुए बात को पांडे कहता है मैं मौजूदा संकट की बात कर रहा हूँ। क्या इस रैली को रोका जा सकता है किसी तरह, या रोका जाना चाहिए। फिर भी दास साहब कहते हैं नहीं रैली होने दो। और बीच में दूसरी बात लाते हैं वो घरेलू उद्योग योजना की। घरेलू उद्योग योजना की पहली किस्त पहुंच गई है लोगों के पास, जिनके पास नहीं पहुंची है उनके पास पहुंचा दो। तो कहते हैं कि ये रैली तो होने दो। अब देखो ये लेखिका क्या दिखाना चाह रही है कि कुछ प्रलोभन दे के 5-2 रुपये का सुकुल बाबू अपनी रैली में लोगों को बुलाएंगे। और ऐसे ही राजनीतिक व्यक्ति बुलाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। और इधर भी ये क्या, ये एक प्रलोभन ही है घरेलू उद्योग योजना, जो अभी के लिए अस्थायी दफ्तर बना के लोगों को प्रलोभन देने के लिए एक एक किस्त पहुंचाई जा रही है। ये सत्तारूढ़ दल द्वारा जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसके पक्ष में वोट डलाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये बात बता दी उसने पहले सुकुल बाबू की रैली की पांडे ने। अब पांडे बता रहा है कि जो अपने राव और चौधरी है ना, वो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं। जैसे कि वित्त और उद्योग मंत्रालय पर नज़र है उनकी। जो राव और चौधरी, राव क्या थे पहले, स्वास्थ्य मंत्री थे, और विकास मंत्री हैं चौधरी। तो अब इन कह रहे हैं पांडे कि इनकी नज़र अब वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय पर है। दे सकेंगे आप, दे तो कौन, तो आने को तैयार ही बैठे हैं। तो दास साहब फिर एक मुस्कुराहट सी लाते हैं और फिर कहते हैं बापट और मेहता, तो जो बापट और मेहता हैं ये भी 2 विधायक हैं। इनको पहले ये भी दूसरे खेमे में और विरोध करने के लिए तैयार थे। किसके साथ, लोचन बाबू के साथ। जो लोचन बाबू थे ना स्टार्टिंग में, पहले स्कूल बाबू की पार्टी को छोड़कर फिर ये दास साहब की पार्टी में आए थे लोचन बाबू, और फिर अप्पा साहब को यही धमकी दे रहे थे, अप्पा साहब अध्यक्ष को, कि हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और दास साहब की जो सरकार है वो गिर जाएगी। तो उसने बापट और मेहता को भी अपने साथ मिला लिया था लोचन ने, पर उनको तो बहला फुसला कर दास साहब पहले ही अपने साथ ले आए हैं। और अब मसला किस पे अटका हुआ है, राव और चौधरी पर। राव निकल आता है तो फिर लोचन के पांव तले भी ज़मीन नहीं रहेगी। अब दास साहब ये पांडे जी कह रहे हैं कि बस कुछ भी करके आप राव को और निकाल लो तो थोड़ी बात बन सकती है हमारी। लोचन फिर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तुम चिंता मत करो, इस मामले से मैं निपट लूँगा, आश्वस्त किया दास साहब ने। अब ये खबर हो गई। अब तीसरी खबर क्या दे रहा है, यह सक्सेना वाली बयानबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है हमको, सारे गांव का वातावरण ख़राब कर दिया है इसने। तो वो बता रहा है कि वो बिसू की मौत में जो तहकीकात करने के लिए आपने एसपी सक्सेना को भिजवाया है गांव में, वो भी सरदर्दी का कारण बन सकता है कि वो बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रहा है चीज़ों का। अब ये तीसरी बात बता दिया उनको। सुना है कुछ परमाण वरमाण लेकर दिल्ली जा रहा है, बिंदा सक्सेना ही दिशा दिखा रहे हैं उसे। कह रहे हैं कि ये सक्सेना दिशा दिखा रहे हैं और बिंदा ने परमाण जुटा लिए हैं। वो आगजनी वाली घटना के जो विशेषण ने जुटाए थे वो बिंदा के पास हैं। अब ये भी हो गया। अब आगे अगली जो बात बताएगा, ये पांडे कह रहा है कि जोरावर बहुत बिगड़ा हुआ है। जोरावर के जो हाव भाव हैं बिगड़े हुए हैं सक्सेना की ये छानबीन के कारण। और एक बात और है कि जोरावर खुद खड़ा हो रहा है इस बार इलेक्शन में, ऐसी भी सूचना मिली है कि जोरावर खुद खड़ा हो रहा है सरोहा के इलेक्शन में।
और अगर जोरावर खड़ा हो गया तो 35% जो वोट जोरावर की तरफ से मिलने वाले थे वो भी चले जाएंगे, तो फिर तो निश्चित ही सुकुल बाबू जीत जाएंगे, ऐसी आशंका प्रकट कर रहे हैं पांडे। और आज शाम को मिलने आ रहा है आपके पास, रात यहीं रहेगा और कल अपना नामांकन पत्र भरेगा। परसों अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। तो बता रहा है कि जोरावर आज आपसे मिलने आएगा, रात को रुकेगा और कल फॉर्म भरेगा, उसे भी देख लेना। ये खबर भी पांडे ने दा साहब को दे दी है। दा साहब को ये सुनकर धक्का लगा कि जोरावर भी इलेक्शन लड़ेगा क्या। उसके खड़े होने का सीधा फायदा होगा सुकुल बाबू को। 2 और 4 वाले इस सीधे से हिसाब पर टिप्पणी करना बेकार लगा दा साहब को। उन्होंने केवल इतना ही पूछा, तुमसे क्या बात हुई है उसकी। पर उस जाट यही सब उसे बाकायदा समझाया। पांडे कह रहा कि मैंने उसे अच्छी तरह से बाकायदा समझाया, पर उस जाट आदमी के कुछ समझ में आए तब ना। अब ये दबंग, वो लेखिका यही स्पष्ट भी कर दे रही हैं कि दबंग व्यक्ति कौन होते हैं, उच्च जाति वाले, जनरल कैटेगरी वाले जाट व्यक्ति है ये जोरावर। और आगजनी कहाँ हुई थी, हरिजन टोला में, मतलब SC ST कास्ट में कैसे दबा के रखते हैं ये ऊंची जाति वाले लोग निम्न जाति वालों को, वो सब जाट शब्द भी इसमें इसीलिए डाल दिया फिर लेखिका ने। तो ये सब बातें आगाह कर रहा है पांडे दा साहब को बता के। ठीक 9 बजे अपने घरेलू दफ्तर में ही राव और चौधरी का स्वागत किया दा साहब ने। आओ आओ, राव और चौधरी को बुला लिया है कि भाई लोचन की तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको समझा बुझा रहे हैं और लालच दे रहे हैं कि लोचन का साथ छोड़ो, मैं तुम्हारा कुछ करता हूँ। पूरा पेज नंबर 106 और 107 पर दा साहब का राव और चौधरी के साथ ही संवाद चल रहा है। अब राव जो है ये ज़्यादा लालची है, तो इसको तोड़ना ज़्यादा आसान है, दा साहब ये सोच रहे हैं। तो राव से पूछा कि हाँ तुम क्या चाहते हो। दा साहब पूछ रहे राव तुम क्या चाहते हो। तो राव ने कहा, यह तो आप मानेंगे कि जब मंत्रिमंडल बना तो हमारे साथ पूरा न्याय नहीं हुआ, लेकिन उस समय स्थिति की मांग ऐसी थी कि हम चुप रह गए। अब आप मंत्रिमंडल को रीशफल करने की बात सोच रहे हैं, तो कम से कम इस समय तो हमें हमारा ड्यू मिल जाना चाहिए। तो उसके दिमाग में वही पद का लालच चल रहा है, मंत्रिमंडल के पद का लालच। राव तो वही मांग रहा है, किससे, दा साहब से यही कह रहा है। शिक्षा मंत्री का पद खाली हो रहा है, जो लोचन बाबू हैं ये शिक्षा मंत्री हैं, तो कह रहे हैं ये पद खाली हो रहा है, तो राव तुम इस पद भार को संभालो। लोचन ने वैसे भी कोई संतोषजनक काम किया नहीं इस क्षेत्र में। मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है यह पद। भावी पीढ़ी का निर्माण करने का सारा दायित्व इसी मंत्रालय पर है। स्वीकारो इस चुनौती को। कि राव को अब ये भी क्या प्रलोभन दे रहे हैं कि जो लोचन भैया उनको हम पार्टी से निकाल देंगे तो शिक्षा मंत्री का पद खाली हो जाएगा, तो मैं वो पद तुम्हें दूंगा राव। अब राव का देखो वही एक फिर और एक व्यंग डाला है लेखिका ने। भावी पीढ़ी का निर्माण करने की दिशा में राव का कोई विशेष उत्साह नहीं। उसका ध्यान तो अपनी पीढ़ी पर भी नहीं, केवल अपने पर टिका हुआ है। राव मतलब इतना लालची आदमी भावी पीढ़ी का तो क्या ही सोचेगा, वो तो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है। ये सब चरित्र बताया राव का लेखिका ने। पेज नंबर 105 पर ये राव से ही वार्तालाप चल रहा है दा साहब का, सॉरी 109 पर, 109 पेज पे हैं और राव से वार्तालाप ही चल रहा है अभी तक दा साहब का। और अब हम आते 110 पेज पर। अब 110 पेज पर क्या है, उन दोनों को तो प्रलोभन दे के और दा साहब ने चलता कर दिया। राव और चौधरी के जाने के बाद दा साहब ने अप्पा साहब को फ़ोन किया। लोचन की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को पत्र भेज रहा हूँ। मतलब अप्पा साहब जो पार्टी अध्यक्ष है तो उन्हें बता रहे हैं फ़ोन करके। अब क्या है, जोरावर है ना गांव का दबंग जाट, वो आया है कहाँ, दा साहब की कोठी पर। और दा साहब की कोठी में घुसा जोरावर तो रति ने उठकर स्वागत किया। रति कौन है, नौकर है, दा साहब का नौकर है। तो रति ने उसका स्वागत किया। तो दा साहब के बारे में पूछा जोरावर ने, तो
वो कह रहे हैं कि दा साहब अप्पा साहब से मिलने गए हैं। और फिर उसने कहा तो जमुना बहन तो होगी, वे अस्पताल गई। अब जमुना बहन कौन है? ये दा साहब की पत्नी है जमुना बहन। हमें पात्रों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। रति नौकर है, दा साहब का नौकर है, और जमुना बहन कौन है? ये जिसको जमुना बहन कह रहा है जोरावर, ये दा साहब की पत्नी है। घर में परिवार के सदस्य की तरह ही समझा जाता रहा है जोरावर को। तो मतलब घर के हॉल में ही ड्राइंग रूम जो बोलते हैं उसमें बैठा दिया है। अब जो है थोड़ी देर में क्या है, दा साहब आए तो कुछ इस भाव से स्वागत किया जोरावर का, मानो उसके अप्रत्याशित आगमन से आश्वस्त हो आए हो कहीं। बड़ा अच्छा किया कि तुम आ गए, वरना मैं बुलाने ही वाला था। अब ये दा साहब उसको सारा बताएंगे कि सक्सेना ने तुम्हारी सारी छानबीन कर ली है। और सक्सेना साहब बता रहे हैं पूतन की दुकान पर 2 लड़कों के साथ चाय पी थी उस शाम को बिसू ने, और वही आखिरी चीज़ थी जो उसके पेट में गई। जोरावर को बता रहे हैं ये सारी बात कौन? दा साहब। लौंडो लपाड़ों के साथ चाय बीड़ी तो वह पीता ही रहता था, बिना जरा भी परेशान हुए बात ऊपर से ही उड़ा दी जोरावर ने। मतलब जोरावर पूरे ढंग में है कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा और उसे अभी कोई डर नहीं है। अब ये उसको तोड़ मरोड़ के दा साहब घुटनों पर ले आएंगे। कैसे? अब देखो, आसपास के गांव, ये लड़के कहाँ के थे? लड़के सरोहा के नहीं, टिहरी गांव के थे। दा साहब की सतर्क नज़र एक क्षण को भी नहीं हट रही है जोरावर के चेहरे से कि ये लड़के सरोहा के नहीं थे। किस गांव के थे? टिटहरी गांव के लड़के थे। सक्सेना ने जिनके बयान लिए हैं हमें मालूम है वो सब, कोई लड़कों वड़कों के बयान नहीं लिए हैं सक्सेना ने। अब जोरावर को अब भी लग रहा है कि दा साहब की प्रवृत्ति से तो वो अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो उसको लग रहा है दा साहब मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ऊपर ऊपर से ही फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दा साहब उनको पूरा विश्वास के साथ बताते हैं कि बहुत ही गहरे तरीके से सक्सेना ने की है खोजबीन, और ये पक्का पता चल गया है कि चाय में ही उसको कुछ दिया गया था विशेषर को। जोरावर अपनी भी बात रखता है। इस बार हमने भी सोचा कि चुनाव लड़ ले, फार्म भरने को आए थे, आप कहें तो भर दें। क्या? दा साहब ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। बिना किसी झिझक के जोरावर ने अपनी बात दोहरा दी। दा साहब एकटक चेहरा देखते रहे उसका, और अपने चेहरे पर उनके चेहरे पर सख्ती की परत चढ़ने लगी। दा साहब के कि इतने तेरे तो कांड वो मैं ढकता आ रहा हूँ, ऊपर से तुम अभी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। उधर बिसू ने आगजनी के जो प्रमाण जुटाए थे उन्हें लेकर बिंदा दिल्ली जाने वाला है। इधर सक्सेना ने सारे प्रमाण जुटा लिए हैं और तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है। विधानसभा की जगह मुझे तो डर है कि तुम कहीं जेल, मतलब तुम कहीं जेल ना, यहीं पर रुक गए दा साहब। तो फिर अब कहता है जोरावर, हम आपसे पूछने तो आए हैं दा साहब, फार्म अभी भरा तो नहीं। मतलब आ गए घुटनों पर अब जोरावर। तो दा साहब को हर व्यक्ति से निपटना आता है, हर व्यक्ति को वो अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी इनके बारे में मंझा हुआ खिलाड़ी आपको बताया था। दा साहब बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ है। और फिर खाना वाना खाता है जोरावर इनके घर पे, और जमुना बहन भी आ जाती है। अब क्या है, सिन्हा को बुलाते हैं। फिर सामान्यतः सवेरे अपने दफ्तर में नहीं बैठते दा साहब, पर आज डीआईजी से मिलने के लिए 7:45 बजे ही यहाँ बैठे हैं। ठीक 8 बजे डीआईजी ने सल्यूट ठोका तो गर्दन से हल्के झटके से प्रत्युत्तर दिया दा साहब ने। तो सक्सेना के बारे में क्या राय है? बात रिपोर्ट से नहीं सक्सेना से शुरू कर दी दा साहब ने। तो डीआईजी कह रहे हैं कि भला आदमी है सर, आदमी तो बहुत भला है। समझ नहीं आया कि वाक्य कैसे पूरा करें। जरूर होगा, पर यह जरूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो। मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ।
तो डीआईजी कह रहा है फिर, वैसे सर गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए मुझे लगा था बहुत सही आदमी होंगे, इसलिए मैंने सिन्हा ने सक्सेना का नाम सुझाया था और इसलिए अब अपने को थोड़ा अपराधी महसूस कर रहे हैं। फिर दास साहब कहते हैं चलो छोड़ो, तुम्हें उल्हाना कतई नहीं दे रहा। सिन्हा को एक प्रकार से आश्वस्त किया दास साहब ने। फिर बोले, पुलिस वालों में जैसी अंतर्दृष्टि, व्यवहार कुशलता और व्यक्तित्व का ओज होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं सक्सेना में। फिर सक्सेना की रिपोर्ट जरा खींच कर बोले, इसे भी देखा मैंने, मेरी धारणा की पुष्टि ही करती है इसकी रिपोर्ट। मतलब कि वही गैर अनुभवी व्यक्ति है, ये सब अंतर्दृष्टि सही नहीं है, ये नहीं है उसका, तो वो रिपोर्ट में भी यही झलक रहा है। कहने का मतलब ये है, जब जब महत्वपूर्ण काम सौंपा गया परिणाम असंतोषजनक ही रहा, इसलिए प्रमोशन के हर मौके पर तबादला करके इधर उधर भेज दिया जाता है इन्हें। तो कहते हैं कि पहले भी सक्सेना ने काम ढंग से नहीं किया, मतलब कि राजनीतिक व्यक्तियों के अनुसार सक्सेना काम नहीं कर सकता। मतलब एक व्यक्ति को लगता है कि मैं इस पद तक आया हूँ और वो दिनेश का चेहरा भी उनकी आंखों में, तो सक्सेना साहब हमेशा द्वंद में रहते हैं और सच्चाई का साथ देने वाले व्यक्ति है, ऐसा लेखिका ने दिखाया। पर राजनीतिक व्यक्तियों को वो पसंद नहीं आते, इसीलिए उनका बार बार इधर से उधर तबादला होता रहता है। अब क्या है, ऐसी जो उसने बयान लिए हैं, दास साहब कह रहे असंतोष फैलता है ऐसी बातों से, मैंने उन्हें वहाँ असंतोष दूर करने के लिए भेजा था, फैलाने के लिए नहीं। अब पूतन चाय वाले का बयान लेने का क्या तुक, वो कह रहे हैं कि उसका तो बयान, मतलब जो जो व्यक्ति थानेदार बताता उनके ही बयान लेने चाहिए थे सक्सेना को, ऐसा दास साहब का मानना है। तो ये कह रहे हैं, सिन्हा भी कह रहे हैं, डीआईजी सिन्हा, लेकिन सर ये तो बहुत साफ मामला है आत्महत्या का, और अगर मैं न मानूँ तो, मैंने ऐसी रिपोर्ट देख ही ली है, डीआईजी कह रहे हैं। पर ये क्या कह रहे हैं दास साहब, पर और अगर मैं न मानूँ तो, अपनी सूझबूझ और गहरी अंतर्दृष्टि से पुलिस वालों के निर्णय को चुनौती देते हुए दास साहब ने कहा, मुझे खुद आश्चर्य हुआ, लेकिन खुले दिमाग और तटस्थ दृष्टि से देखा तो पाया कि मैं तो बिल्कुल दूसरे नतीजे पर खड़ा हूँ। अजीब सी परेशानी घिराई सिन्हा के चेहरे पर। दास साहब अपनी बात जारी रखी कि सिन्हा कह रहा है कि मैंने तो साफ साफ रिपोर्ट बना दिया आत्महत्या की, पर अब दास साहब के दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि वो लड़कों वाली बात खुल गई है और इतना भी सामने आ गया है कि विशेषर की चाय में कुछ मिलाया गया था जो उसने पूतन की दुकान पर पी है। तो अब दास साहब के दिमाग में क्या चल रहा है कि किसी तरह से ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिससे विशेषर का दोस्त बिंदा ही कातिल साबित हो जाए कि बिंदा ने ही विशेषर को मारा है। आगे बताएंगे। दास साहब कहते, घटना वाले दिन बिंदा का गांव में अनुपस्थित होना और घटना के बाद उसका अतिरिक्त रूप से आक्रामक रवैया, संदेह के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती। कतई चौके नहीं सिन्हा। दास साहब ने ऐसा कहा तो सिन्हा कतई नहीं चौके, मतलब सिन्हा ऐसे व्यक्ति हैं कि जो राजनीतिक व्यक्ति के हाथ की कठपुतली जो होता है ना, एक कहते हैं, ऐसा ऑफिसर है डीआईजी, ये दिखा रही हैं लेखिका। क्षण भर पहले ही वे समझ गए थे कि दास साहब यही नाम लेने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने गौर से दास साहब को देखा और बेझिझक देखते ही रहे। उस दृष्टि में न स्वीकार था न नकार था तो एक विस्मय, पर दास साहब विचलित नहीं हुए इस दृष्टि से। आश्चर्य है सक्सेना, या आपको यह बात सूझी तक नहीं? दास साहब कह रहे हैं कि ये सारे जो बिंदा है उसके साथ खाना खाया था, वो उस दिन खाना खिला के शहर चला गया। जब विशेषर की मौत हुई तो बिंदा गांव में भी नहीं था। तो ये सारे संकेत नहीं स्पष्ट कह रहे हैं कि विशेषर की मौत किस कारण से हुई है, किसने की है, ये सब बता रहे हैं दास साहब, और बिंदा को कातिल ठहराने पे लगे हुए हैं। लोचन बाबू की बर्खास्तगी को दास साहब का एक सही और साहसी। अब देखो, मसाल पढ़ रहे हैं, अगले दिन मसाल का अखबार आ गया है, ठीक है, और सुबह दास साहब उठ के मसाल का ताज़ा अंक देख रहे हैं। पिछले सप्ताह की सारी प्रमुख घटनाएं दी और एक बड़े साप्ताहिक अंक है ये,
मसाल जो है एक साप्ताहिक पत्र है, तो ये साप्ताहिक अंक आया और पिछले सप्ताह की पूरी खोज खबर इस पर आई है। पहले पेज पर क्या है, लोचन पहले पेज पे दिखाया मुख्य पृष्ठ पर। लोचन बाबू की बर्खास्तगी को दास साहब का एक सही और साहसिक कदम बताया है और इस बात की प्रशंसा की है मसाल अखबार ने। बीच के पृष्ठ पर सुकुल बाबू की रैली का समाचार है। तस्वीर कोई नहीं, पर यह स्वीकार किया गया है कि इस प्रांत के इतिहास में इतनी बड़ी रैली शायद कभी हुई हो। बीच के पृष्ठ पर यह है। इसके बाद तीसरी प्रमुख खबर, दोस्ती की आड़ में बिशु की हत्या करने वाला बिंदा गिरफ्तार। फिर बड़े सनसनीखेज और रोचक ढंग से विस्तृत वर्णन दिया गया था कि किस प्रकार नए सिरे से बयान लेने और गहरी छानबीन करने पर कुछ ऐसे विस्मयकारी तथ्य सामने आए जिन्होंने सारी घटना की दिशा ही बदल दी। मतलब तीसरे पेज पर अब क्या है, बिंदा को ही विशेषर का हत्यारा साबित कर दिया मसाल अखबार ने भी। इसके बाद सरोहा चुनाव क्षेत्र से में बढ़ती हुई सरगर्मियों के अनेक रोचक विवरण और अंतिम पृष्ठ पर 3 तस्वीरों के साथ घरेलू उद्योग योजना की तेजी से बढ़ती हुई गतिविधियों के उल्लेख के साथ आशा व्यक्त की गई थी। मसाल अखबार जो दत्ता बाबू है ना, पूरी तरह से कैसे हैं, चापलूस व्यक्ति तरह से एक प्रेस भी बिक जाती है लोगों राजनीतिक चेहरों के हाथों। ये सब दिखाया है लेखिका ने कि पत्रकारिता और पत्र राजनीतिक व्यक्तियों की सुझाई घटनाएं और उन्हीं की बातों को उन्हीं का चेहरा और उन्हीं की मुख से बोलते हैं ये पत्र। उस समय की बात है ये जब ये लिखा। तो मसाल का अंक पढ़कर दास साहब के चेहरे पर आज बहुत बड़ी खुशी आ गई है, मुस्कान आ गई है। इस पृष्ठ के एक एक शब्द को पढ़कर दास साहब के चेहरे पर एक दिव्य आभा छा गई। बापू के सपनों का गांव उनकी आंखों के आगे साकार हो उठा और मन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सार्थक कर डालने के तोष में डूब गया। और जमुना बहन बहुत खुश हो रही है आज का अखबार पढ़ के, क्योंकि उसे राजनीति से कुछ लेना नहीं उसके पति की प्रशंसा मसाल अंक में छपी है। तो कह रही हैं कि सवेरे उठते ही पढ़ लिया मैंने, पहले से कितना अच्छा निकलने लगा है यह अखबार। दास साहब से संबंधित घटनाओं से ही अखबार का सतर तय करती हैं जमुना बहन। लिख भी दिया है लेखिका ने कि उसके लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि दास साहब के बारे में अच्छा आज के अंक में छपा है। आज हरिजन टोला के हरिजनों के एक दल के मुखिया ने आकर पांडे जी को आश्वासन दिया है अपने वोट लखन जी को ही मिले, उनके वोट लखन जी को ही मिलेंगे। अब होगा जश्न। भाई इधर दास साहब के मतलब की बातें छप गई अखबार में और बिंदा को हत्यारा ठहरा दिया मसाल ने भी। इधर हरिजन टोला के लोग भी आ गए हैं पक्ष में और जोरावर जो चुनाव में खुद खड़ा होने की बात कर रहा था उसको भी दास साहब ने रंगे हाथों लिया और वो भी घुटनों के बल दास साहब के पास ही आ गया है। तो अब हर तरफ हर पाले पे जीत हो रही है दास साहब की। शाम को 10-12 लोगों का जमावड़ा जम गया चौपाल में। स्कॉच की बोतल खुली है, शहर से स्पेशल सींग कबाब और पनीर के पकौड़े आए हैं। ये देखो जोरावर के उधर चल रही है पार्टी। पेज नंबर 120 पर हैं हम। यहाँ क्या है, डीआईजी के घर पे बहुत भव्य पार्टी, शानदार पार्टी चल रही है। किस लिए कि डीआईजी का प्रमोशन हुआ है। लोग बड़े आनंद से पार्टी के मजे ले रहे हैं, लेकिन किसी के दिमाग में एक क्षण के लिए भी यह बात न आई कि डीआईजी की हैसियत का आदमी इतनी कीमती शराबें कहाँ से पिला सकता है, कैसे पिला सकता है। किसी बड़े जौहरी की दुकान के शोकेस को शोभा बढ़ाने वाला कम से कम 20-25 हज़ार का हीरो का सेट श्रीमती सिन्हा के शरीर की शोभा बढ़ाने कैसे आ पहुंचा। अब ये किस टाइम की बात है, लगभग 1979 में शायद ये महाभोज, हाँ 1979 में महाभोज पब्लिश्ड हुआ था। ये महाभोज की घटना है जिस पर ये आधारित है। ये बताते हैं कि बिहार के पटना जिले के बेलझी नरसंहार को कथा वस्तु बनाते हुए लेखिका
मन्नू भंडारी ने ये सब लिखा है, ये महाभोज उपन्यास लिखा है। जो बिहार के पटना में बेलजी में नरसंहार में क्या हुआ था, वहाँ पर ऐसे लोगों को, हरिजन लोगों को जिंदा जलाया गया था। उस समय की राजनीति को ही पूरा इस उपन्यास में उतारा है लेखिका ने। तो उस समय तो 20-25 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो इतने का हार जो है सिन्हा की पत्नी के गले में झूल रहा है। अब दत्ता बाबू के उधर का बताया है। बाबू जो मसाल के संपादक हैं, जिन्होंने दा साहब के अनुसार ही जो सब खबरें वबरें छापी हैं, अब तो उनकी भी क्या हो गई है, परमिट अलॉट हो गया है, आगे के लिए कोटा मिल गया है। थोड़ी ही देर में प्रेस के सारे लोग दफ्तर के बाहर वाले बरामदे में जमा हो गए। सबको लड्डू दिए गए और फिर चाय और गर्म समोसे खिलाए गए। तो दत्ता बाबू के इधर ये चल रहा है। अब स्कूल बाबू के उधर देखते हैं। स्कूल बाबू के उधर क्या हो रहा है। स्कूल बाबू की शानदार रैली के उपलक्ष्य में आयोजित है एक जश्न। स्कूल बाबू के यहाँ भी जश्न हो रहा है, क्योंकि वो खुश हैं कि रैली बहुत बड़ी हुई है। और क्या है, अब 1 लाख से ऊपर ही आदमी जुटे थे वहाँ। देखने वाला दृश्य था। बिशु की मौत और हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सैकड़ों पोस्टर लिए थे हजारों लोग। सुकुल बाबू का कहना था कि एकदम 42 वाला समा उपस्थित हो गया था। 42 वाला समा, 42 में जो देश के लिए लोग शहीद हो रहे थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो लेखिका यही व्यंग फिर डाल रही है कि उस समय लोग आज़ादी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में कैसे जान पर खेल रहे थे। और आज किस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि बिंदा, विशेषर और हरिजन लोगों के अत्याचार को एक मुद्दा बनाकर वोट इकट्ठा करने पर और अपना अपना स्वार्थ पूरा करने को ही लोग बस राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं के लिए। सुकुल बाबू कह रहे पार्टी वार्टी की छोड़ो, कि अब देखो 1 सीट का चुनाव है और सुकुल बाबू के सपने देखो कि पूरी हम सरकार बना लेंगे। पोर्टफोलियो वाले मुख्यमंत्री आप और बिना पोर्टफोलियो वाले बिहारी भाई, सबके पद भी तय हो गए हैं, पद भी बंटने लगे हैं यहाँ पर। अब क्या है, शहर के अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से जश्न मनाती मौज मस्ती में डूबी इस विशाल बिरादरी से कटे हुए 3 लोग, सक्सेना, लोचन बाबू और बिंदा, पूरी तरह उपेक्षित, परित्यक्य और एक तरफ फेंके हुए। अब जो लोचन बाबू है वो भी तो मुद्दा उठा रहे थे, चाहे फिर उसको जैसे दल बदल की राजनीति के साथ ही उठा रहे थे, पर उन्होंने भी माना था कि विशेषर के साथ जो हुआ है, बिंदा के साथ जो हुआ है, वो न्याय तो नहीं है। तो लोचन बाबू अब इससे सबसे अलग हैं और सक्सेना और बिंदा है। इधर बिंदा के बारे में, बिंदा क्या, हाँ, बिंदा को जेल भेज दिया गया है। अब ये कह रहा है कि एसपी जो सक्सेना है वो सिन्हा से कह रहा है कि ये सही नहीं हुआ है। सिन्हा से आर्ग्यूमेंट है सक्सेना के। सिन्हा और सक्सेना की वार्ता है पेज नंबर 126 पर, कि मरने वाले दिन बिशु ने अपना अंतिम भोजन बिंदा के घर। अब के सक्सेना कह रहा है ना कि बिंदा नहीं है दोषी, तो सिन्हा कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ, डीआईजी सिन्हा कह रहे हैं मरने वाले दिन बिशु ने अपना अंतिम भोजन बिंदा के घर किया। हीरा के बयान से यह साफ है कि शाम का खाना उसने उसके साथ खाया। डॉक्टरी रिपोर्ट में जिस जहर की बात है यह 10-12 घंटे बाद असर करने वाला है, वह जहर इस खाने के साथ ही पहुंचा है बिशु के पेट में। डीआईजी कह रहे हैं कि बिंदा के साथ जो बिशु ने भोजन किया था उसके में जहर मिला हुआ था और इसी के कारण बिशु की मौत हुई है। और सक्सेना मानने के लिए तैयार नहीं है, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, पर क्या है, सक्सेना अकेला है बेचारा। तो वो सब बातें इसमें लिखी हैं। बिशु मरा नहीं है साहब, सबके लिए मर चुका है, पर मैं तो अपने भीतर उसे महसूस करता हूँ। मर तो वह सकता ही नहीं साहब। आप देखिए आगजनी के असली मुजरिम को जब तक। अब ये बिंदा को ले जा रहे हैं, पर बिंदा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सक्सेना तक कि आप छोड़ना मत। सक्सेना से ये बातें कह रहा है और आप इस बिंदा के साथ पार्टी बनाकर आगजनी की घटना के पर। डीआईजी क्या कह रहा है कि तुम तो बिंदा के साथ मिलकर क्या ये प्रमाण जुटा रहे हो। ये चीज़ साफ साफ स्पष्ट हो गई है कि इसी ने ही जहर देकर अपने दोस्त विशेषर को मारा है, बिंदा नहीं। और बल्कि डांटते हैं कि तुमने गलत प्रमाण जुटाए हैं। डीआईजी सक्सेना को डांट रहे हैं।
लोचन भैया जो मंत्रिमंडल से मंत्री, शिक्षा मंत्री के पद से, तो उन्हें हटा दिया गया। और अब क्या है, दास साहब ने उन्हें हटा दिया। अब स्वेच्छा से उन्होंने अपने पार्टी से ही त्याग दे दिया है। अब बिशु के जिस नाम को लेकर एक महीने पहले यहाँ से वहाँ तक तूफान मच गया था, अब वही नाम सिमट कर या तो हीरा की आंखों से बहते हुए आंसुओं में रह गया है। अब सबके लिए तो जश्न हो रहा है, अपनी अपनी जीत का, अपने अपने फायदे, अपने अपने स्वार्थ का। पर अभी सिर्फ हीरा के आंसुओं में वो विशेषर का मुद्दा है, और कहाँ है बिंदा की आंखों से बरसते हुए अंगारों में। विद्रोह के अंगारे जो बिंदा की आंखों में है, उनमें विशेषर की मौत का मुद्दा है। अब क्या है, पुलिस की बेतौर ठोकरों की बौछारों के बीच बिंदा कह रहा है, बिंदा को जो जेल में, वो तो है ही, पुलिस वालों के हाथों से मार पड़ रही है उसको। मैंने बिशु को नहीं मारा, मैं बिशु को मार ही नहीं सकता। मुझे तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है, मैं उसे पूरी करके रहूँगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे जो भी हो। तो बिंदा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आखिरी इच्छा पूरी करेगा, लेकर और पुलिस वालों की मार की रफ्तार और बढ़ जाती है, लेकिन बिंदा का चिल्लाना बंद नहीं होता। आवेश में थर्राता हुआ चीखता है, मार डालो, तुमने बिशु को मार डाला, मुझे भी मार डालो, लेकिन देखना बिशु की इच्छा को कोई नहीं मार सकता। मतलब वो यही इन लोगों में एक उत्साह जगाने के लिए ये शब्द ऐसे हैं लेखिका के कि अब तो जागो, कितने विशेषर, कितने बिंदा तुम्हारे हक के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे। वह तो ये एक वाक्य यही स्पष्ट करता है कि बिशु की इच्छा को कोई मार नहीं सकता। नहीं क्या है, उधर रेल के सेकंड क्लास डिब्बे में सक्सेना के बगल में रुकमा बैठी है, और सक्सेना ब्रीफ केस को लिए हुए हैं जिसमें कि उस आगजनी की घटना के प्रमाण हैं। और सक्सेना, रुकमा रोने लगती है, तो सक्सेना कहते हैं कि मुसाफिरों से भरे डिब्बे में रुकमा का इस तरह रोना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा, चुप करो रुकमा। चौंक कर रुकमा ने झटके से सिर उठाया और बड़ी अबूझ सी नज़रों से सक्सेना को देखती रही। इतना परिचित स्वर, मतलब उसको लगा बिंदा का सही स्वर, सक्सेना के स्वर में बिंदा का स्वर शामिल हो गया है। इसका मतलब है कि सक्सेना बिंदा को न्याय दिलाना चाहता है, और इस समाज में कुछ लोग हैं आज भी जो न्याय की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर हैं और अपने पद को, अपने जान को अपने न्यौछावर करने के लिए, दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग हैं सक्सेना, बिंदा, विशेषर, लोचन बाबू। उनको ऐसा ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वो आज भी जिंदा है। गांधी जी के सपने को असली साकार करने वाले व्यक्ति और देश की व्यवस्था को सुधारने का आज भी सपना अपने आंखों में लिए रखते हैं, वो व्यक्ति है लोचन बाबू, बिंदा, विशेषर, सक्सेना भी उनमें शामिल है। मगर यह वह यहाँ कहाँ, वह तो जेल में है। और फिर रुकमा सोचती है कि ये मैं भी क्या सोच रही हूँ, मुझे क्यों उनका स्वर सक्सेना के स्वर में, एसपी साहब के स्वर में सुन रहा है, वो तो जेल में है। और बहुत ही करुण ढंग से इस उपन्यास को लेखिका ने यहाँ पर समाप्त किया गया है। तो ये लेखिका द्वारा लिखा गया एक बहुत ही मर्मक उपन्यास का हो, राजनीतिक सामाजिक उपन्यास का हो, तो हर पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास अपने आप को सार्थक सिद्ध करता है। आई होप आपको ये उपन्यास समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने यूपीएससी में ये महाभोज से जितने भी प्रश्न आए हैं उनका पूरा वीडियो होगा, यूपीएससी का और यूजीसी नेट वालों के लिए भी जितने भी प्रश्न आज से पहले महाभोज उपन्यास से, मनु भंडारी से संबंधित महाभोज उपन्यास से पूछे गए हैं, उनके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और मेरे चैनल साहित्य उमंग को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।